हेलो, नमस्कार। आज हम जैसे जंतु विज्ञान का जो टॉपिक पोर्शन चल रहा है उसमें हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम लेंगे। आज उसका अध्ययन करेंगे और आज रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो जनन अंग है मनुष्य के, उसके तहत हम सबसे पहले मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी कि नर जनन अंग के बारे में अध्ययन करेंगे। मैं अब इसको शुरू करता हूं। उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। तो अब शुरू होते हैं। हाँ, तो ये मनुष्य का नर जनन तंत्र। तो इसके तहत पहले आप इस डायग्राम को देखिए। ये एक सामान्य संरचना है। इसमें मुख्य रूप से ये टेस्टिस वर्षण होते हैं, एक जोड़ी वर्षण है। फिर ये वर्षण जो है ये वास डिफरेंशिया जो शुक्रनलिका उससे जुड़े होते हैं, शुक्राशय से। शुक्राशय यहाँ जुड़ता है इससे, और फिर ये जो प्रोस्टेट ग्रंथि है इसके बीच से होकर निकलती है, और प्रोस्टेट ग्रंथि के नीचे काउपर्स ग्रंथि होते हैं, और काउपर्स ग्रंथि से ये सीधी नलिका आगे जाती है। ये पोर्शन जो है ये पेनिस है। इसके द्वारा मूत्र जनन दोनों मार्ग इसी में है। यहाँ अब देखिए जो ये मूत्राशय है, ये जो वास डिफरेंशिया जो जाती है ये यहाँ पे दोनों ओर से आएगी, और यहाँ ये जो सेमी वेजाइकल शुक्राशय है, ये भी शुक्राशय है, ये दोनों जहाँ मिलते हैं वहाँ पे ये थोड़ी आगे जाके फूल जाती है, और वहाँ पे दोनों शुक्राशय से भी एक नलिका आके इसमें मिलती है, फिर ये आगे बढ़ती है। ये प्रोस्टेट ग्रंथि जो है ये तरल पदार्थ जो है उनका सीक्रेट करती है, जो इसके माध्यम को क्षारीय बना देती है। और ये काउपर्स ग्रंथि है, ये भी तरल पदार्थ सीक्रेट करती है, जो क्षारीय माध्यम बनाती है। चिकना होता है जो इस मार्ग को चिकनाई प्रदान करता है, जिससे शुक्राणु इसमें आसानी से गति कर सके। अब इसको थोड़ा सा अलग हिसाब से देखिए। ये साइड पोर्शन है। वर्षण जो है ये एक जोड़ी होते हैं, और बाहर उदर को आके बाहर की ओर होते हैं। बाहर होने का कारण ये होता है कि इनका टेम्परेचर जो है 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड शरीर के तापमान से कम होता है, क्योंकि शुक्राणुओं के परिवर्तन वृद्धि के लिए, डेवलपमेंट के लिए ये थोड़ा बॉडी से कम टेम्परेचर चाहिए, इसलिए उदर गुहा के बाहर होते हैं। फिर यहाँ से इसकी संरचना में आगे बताऊंगा डिटेल में। यहाँ से ये देखिए ये नलिका जा रही है। ये कौन सी है? एपिडिडाइमिस। यहाँ पे एपिडिडाइमिस यानी कि बहुत सी जो सेमिनिफेरस ट्यूब्स हैं वो मिलके इसमें खुलती है एपिडिडाइमिस। एपिडिडाइमिस का निचले हिस्सा है ये। यहाँ से फिर वास डिफरेंशिया, ये जो शुक्राणुओं को लेकर आती है ये नलिका, ये देखिए अभी इधर यहाँ पे ये खुल रही है, और ये सेमिनल वेजाइकल शुक्राशय, शुक्राशय यहाँ खुला, और ये वास डिफरेंशिया दोनों यहाँ जुड़ जाते हैं। फिर ये मूत्र नलिका यहाँ तक आ रही है, इसमें जुड़ जाता है। ये फिर अब मूत्र जनन मार्ग हो गया, मूत्र जनन नलिका। अब यहाँ पे देखिए पहले ये जहाँ जुड़ती है वहां पे होती है प्रोस्टेट ग्रंथि। प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड जो है वो तरल पदार्थ सीक्रेट करती है। उनमें मुख्य रूप से जो होते हैं ये जो क्षारीय माध्यम उत्पन्न करती है, वो इसका जो शुक्राणुओं को जो है एक तरल और जो क्षारीय माध्यम कर देती है। और ये जो शुक्राशय से जो तरल वीर्य जिसको बोलते हैं वो आता है, उसमें फ्रक्टोज वगैरह होता है, और फ्रक्टोज जो शुक्राणुओं के पोषण के काम आता है। फिर ये आगे चलती है, ये काउपर्स ग्रंथि होती है। काउपर्स ग्रंथि से
चिकना और तरल पदार्थ निकलता है जो इस मार्ग को चिकना करता है और क्षारीय माध्यम में बढ़ा देता है, जिससे शुक्राणुओं की गति में मदद मिल सके। और फिर ये पेनिस है, और आगे का भाग जो होता है ये थोड़ा खुला होता है, इसको ग्रांस पेनिस बोलते हैं। इससे भाग स्खलित कर दिए जाते हैं मैथुन क्रिया के दौरान, और वैसे ये मूत्र मार्ग का भी काम करती है। अब चलते हैं आगे, हम केवल टेस्टिस लेते हैं। इस टेस्टिस को देखिए, जो ये संरचना दिख रही है, इसका आकर्षण है खत्म वाले के हिसाब से। ये देखिए आप, ये पालियां स्पष्ट नजर आ रहा है, ये इनमें ये सेमिनिफेरस ट्यूब है। ये सेमिनिफेरस ट्यूब्स जो है ये यहां इकट्ठी होती है इस पोर्शन में, यहां से ये इधर जा गई। जो एपिडिडाइमिस का शीर्ष भाग है, इसमें यहां मिलके ये जो एपिडिडाइमिस है, ये सारी नलिकाएं बहुत कुंडलित होती है ये, और इसको खोल के देखा जाए तो लगभग 6 मीटर लंबाई होती है। अब ये इस प्रकार से, ये मध्य बॉडी जो है एपिडिडाइमिस की, इसको बॉडी बोलते हैं। ये हेड पोर्शन है, अपर पोर्शन, और ये लोअर पोर्शन है, इसको टेल पोर्शन भी बोलते हैं एपिडिडाइमिस का। फिर आगे जाके ये एक नलिका में खुल जाती है सर, और ये एक नलिका जो है यही वास्ट डिफरेंस या शुक्रवाहिनी है, जो मतलब आगे शुक्राशय से मिलते हुए आगे बढ़ती है और मूत्र जनन मार्ग तक जाती है। इसमें ये जो बाहर का पोर्शन है, जो वर्षण होते हैं, ये वर्षण कोश में होते हैं। वर्षण कोश की जो परत होती है बाहर, ये दोहरी होती है, 2 परत होती है, जिसमें एक सेमिनिफेरस ट्यूबुलस होती है, सॉरी ये ट्यूनिका एल्बुजिनिया होती है, जो ये अंदर की परत है। आगे देखिए, थोड़ा और स्पष्ट दिखाता हूं मैं आपको। हाँ, अब देखिए ये परत जो है, ये ट्यूनिका वेजेनिलिस, ये अंदर की परत है। ये ट्यूनिका एल्बुजिनिया, ये तो अंदर की परत होगी, और ये बाहर की परत है, और ये कैविटी होती है। और ये जो है, ये जो मैंने बताया था, ये पालियां हैं, इनमें सेमिनिफेरस ट्यूब है। सेमिनिफेरस ट्यूब के अंदर ही शुक्राणुओं का निर्माण होता है, और इसके अनुप्रस्थ काट आगे दिखाऊंगा, उसमें ये वर्णन करेंगे, अपन इसके बारे में पढ़ेंगे। ये सारी, ये देखो इस पोर्शन में इकट्ठी होती है, इस पोर्शन को रेटे ऑफ टेस्टिस बोलते हैं। ये जो पोर्शन है, इसको रेटे ऑफ टेस्टिस, यानी कि लोब सेमिनिफेरस ट्यूब्स, सेमिनिफेरस ट्यूब्स मिली रेटे में, रेटे से होती हुई सारी गई एपिडिडाइमिस में, एपिडिडाइमिस के शीर्ष भाग से जुड़ती हुई बाद में ये इसकी नलिका बहुत कुंडलित होते हुए आगे बढ़ती है। इस डायग्राम में देख रहे हो आप, यह इस प्रकार से ऊपर चलेगी। ये स्पर्मेटिक कॉर्ड होती है पूरी, इसके अंदर ही ब्लड वेजल्स भी आती हैं, वेन्स और आर्टरीज वगैरह, जो इनको पोषण प्रदान करती हैं। और ये ऊपर जाते हुए फिर जो मूत्राशय है उसके ऊपर से घूमते हुए शुक्राशय के पास में आके शुक्राशय नलिका से मिल जाती हैं। शुक्राशय नलिका से जो पदार्थ सीक्रेट होते हैं वो क्षारीय माध्यम प्रदान करते हैं और इसको चिकना बनाते हैं। और उसमें सबसे मेन बात होती है, शुक्राशय में फ्रक्टोज होता है। फ्रक्टोज जो होता है वो शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करता है उसके बाद में। तो और जैसे रैप वगैरह हो जाते हैं तो उस समय फ्रक्टोज के द्वारा ही मालूम किया जाता है, रैप की पुष्टि होती है। तो ये आपने देखा। अब मैं सेमिनिफेरस ट्यूब की बात करता हूं, इसके अनुप्रस्थ काट की। ये देखिए, इसकी ये अनुप्रस्थ काट देखते हैं तो इसमें ये सेल्स वगैरह नजर आ रही हैं आपको। वैसे देखा जाए तो ये जो जर्मिनल एपिथेलियम होती है, जर्मिनल एपिथेलियम स्पर्मेटोगोनियम होते हैं। ये जो इसकी सेल्स होती हैं जर्मिनल एपिथेलियम की सेल्स को स्पर्मेटोगोनियम बोलते हैं। इनके द्वारा ही विभाजित होती है ये
मैंने स्पर्मेटोसिस पढ़ाया था, या अगर पिछला वीडियो देख लेना, स्पर्मेटोसिस के दौरान बताया था ये मल्टीप्लिकेशन करती हैं गुणन परावस्था में समसूत्री विभाजन के द्वारा संख्या बढ़ाती हैं। उसके बाद में ग्रोथ फेस आती है जिसमें वो अपना आकार बढ़ाती हैं, और उसके बाद में जो परिपक्व अवस्था आती है मैच्योरेशन फेस, उसमें वो अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा स्पर्मेटिड्स वगैरह का निर्माण करती हैं, फिर शुक्राणु का निर्माण। तो ये जो बीच बीच में सर्टोली सेल्स दिखा रखी हैं, वैसे इनका आकार बड़ा होता है, लंबी होती हैं, और ये जो ये देखिए शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करने का काम करती है, दिखा रखे ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स जो आपने पढ़ा था ग्रोथ फेस में जो वृद्धि कर लेती है, उसके बाद ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स है, और ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स से ये स्पर्मेटिड्स बनते हैं। स्पर्मेटिड्स में कायांतरण होने के बाद ये शुक्राणुओं का निर्माण होता है। हाँ, अब एक बार दोबारा ये डायग्राम देखिए आप, टेस्टिस की संरचना वगैरह देख लिया आपने। अब ये जो वास डिफरेंशिया है, ये जो आ रही है, दोनों शुक्राशय यहाँ पे जुड़ते हैं मूत्राशय के नीचे, और फिर ये जो प्रोस्टेट ग्रंथि है, प्रोस्टेट ग्रंथि बहुत महत्वपूर्ण होती है। इससे फॉस्फेट वगैरह, स्पर्मिन वगैरह है, ये लाइसोजाइम, ये सीक्रेट होते हैं। तो स्पर्मिन जो होता है इसमें, वो स्पर्मिन जब शुक्राणु वगैरह है, इनका स्कंदन जो होता है वो नहीं होने देता स्पर्मिन, इसलिए स्पर्मिन बहुत महत्वपूर्ण है, और ये यहाँ इसका क्षारीय माध्यम कर देती हैं, जिससे बाद में योनि में ये उसके अम्लीय माध्यम में नष्ट न हो सके। तो ये प्रोस्टेट ग्रंथि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे इसका आकार भी बढ़ता है। कई बार समस्या हो जाती है, इसका आकार बढ़ने से ये मूत्र जनन मार्ग पतला हो जाता है, दबाव आ जाता है, जिससे पेशाब के लिए समस्या होती है। इसके नीचे जो ये काउपर्स ग्लैंड होती है, बाल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड भी बोलते हैं इसको, इससे चिकना और तरल पदार्थ निकलता है जो इसको नलिका को चिकना माध्यम प्रदान करता है। ये मैथुन क्रिया से पूर्व ही सीक्रेट होता है, जिससे शुक्राणु आसानी से गति कर सकें। ये दो ग्रंथियां ये हो गई, एक ग्रंथि, तीन ग्रंथियां होती हैं इसमें, एक ग्रंथि शुक्राशय जो है इसको माना जाता है। शुक्राशय से मैंने बताया था फॉस्फेज वगैरह जो है, शर्करा वगैरह, ये सीक्रेट होती हैं जो शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करती है। इसके बाद ये जो पेनिस है, ये मैथुन क्रिया के दौरान इसमें क्या है कि कोटल होते हैं, ऊपर की तरफ दो लंबे कोटल होते हैं और नीचे की तरफ एक कोटल होता है, जिसमें रक्त का प्रवाह तेज होने पे ये आकार में बड़ा हो जाता है, टाइट हो जाता है, जिससे मैथुन क्रिया संपन्न हो जाती है, और अन्यथा ये मूत्र जनन मार्ग, ये मूत्र का निष्कासन का काम भी करता है। तो ये आप साइड का पोर्शन भी देख चुके हो, सामने भी, और टेस्टिंग वगैरह भी समझ चुके हो। मेरे ख्याल से ये आपके समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।